उत्तराखंड के कुछ सीमाएं नेपाल से लगती हैं और नेपाल के साथ कुछ विवाद भी बीच बीच में उठता रहता है। क्या संबंध है उत्तराखंड का नेपाल से, इसका इतिहास क्या है? सही मायने में गंगा नदी का स्रोत हम देवप्रयाग को मानेंगे या गंगोत्री को मानेंगे? क्या ऐसे प्रयास किए जाएं कि ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों की सजगता बढ़े और लोग ट्रैफिक नियमों का स्वतः पालन करें? Megamin sir, कम इन। good afternoon sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए अभिलाष। Thank you sir. अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अभिलाष गेरोला है। मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और सर मैंने 2008 में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी। उसके बाद मैंने 2010 में 12वीं पास की। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा चयन 2016 में यूपीएससी द्वारा संचालित CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सर्विसेज में हुआ। मुझे SSB अलॉट हुई। मैंने सर्विस करने के पश्चात उत्तराखंड PCS 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ और उत्तराखंड में मुझे ERTO पद अलॉट हुआ, जहां मैं वर्तमान में सेवारत हूं और मेरी वर्तमान पोस्टिंग काशीपुर में है सर। तो सशस्त्र सेवा बल में रहते हुए आप भोपाल में क्यों सेवा दे रहे थे? उनकी पोस्टिंग तो नेपाल बॉर्डर पे या भूटान बॉर्डर पे होती है। सर मैं अंडर ट्रेनिंग था और भोपाल में मेरी एकेडमी थी, इसलिए सर फॉर्म में मैंने वही दिया है। मुझे पोस्टिंग का अलॉट नहीं हुई थी। ARTO का पोस्ट गजेटेड पोस्ट है? जी सर। सैलरी स्ट्रक्चर AC से बेहतर है? सर वही था, लेवल 10 पे AC का भी स्ट्रक्चर था और लेवल 10 पे ARTO का भी था सर। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, क्यों छोड़ा उसको? सर इसके दो कारण मेरे पास हैं। सर्वप्रथम तो मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा परीक्षा की ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे सिविल सेवा में ही करियर बनाना है। और एक तो ये कारण था सर कि मुझे सिविल सेवा में नौकरी ऑफर हो रही थी। दूसरा कारण ये था सर, मैं बचपन से ही, क्योंकि मैं पहाड़ से रहने वाला हूँ उत्तराखंड के, और मैंने उन विषम परिस्थितियों में देखा है और मैं बचपन से चाहता था मैं अपने स्टेट में, अपने स्टेट के लोगों के बीच रह के अपने स्टेट के लिए कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ कर सकूं, कुछ सकारात्मक कर सकूं और अपनी योग्यताओं का संपूर्ण वहाँ पे मैं परिचय दे सकूं। तो सर ये दो कारण मुझे समझ में आते हैं, जिस वजह से मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की नौकरी छोड़कर अपने उत्तराखंड में नौकरी ज्वाइन की सर। मोटर व्हीकल एक्ट में जो सुधार करके, संशोधन करके व्यवस्था बनाई गई है कि पेट्रोल पे चलने वाली निजी गाड़ियाँ 15 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगी और डीजल वाली 10 साल में रिटायर हो जाएंगी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय है? अनावश्यक तौर पर हम ज़मीन से लौह खनिज निकालेंगे, उससे अधिक मात्रा में कार बनाएंगे, फिर उसको आउट ऑफ यूज़ कर देंगे। क्या इसमें कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि अगर कोई वाहन अपने मेंटेन करके रखता है और वो आसानी से 20-22 साल तक बिना प्रदूषण फैलाए चल सकती हैं, तो उसको कंपल्सरली रिटायर करने का नियम क्या ज़रूरी है? सर इस संबंध में मेरा मानना है, जो मैंने इन 5 साल की अपनी नौकरी में जो प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है, बहुत सारे ऐसे व्हीकल होते हैं सर जो कहीं ना कहीं अपने मैकेनिकल, अगर उसमें ध्यान अच्छे से रखा जाए तो वो 15 साल से और ज़्यादा वो अपनी उम्र को भी खींच सकते हैं। लेकिन सर ऐसे कोई पुख्ता ऐसी तकनीक अभी तक ईजाद नहीं हुई है कि हम उनका यांत्रिक परीक्षण कर सकें। वर्तमान में रीजनल इंस्पेक्टर जो पद होता है ARTO ऑफिस में, वो सिर्फ सरसरी निगाह से उन वाहनों को देखकर और उनमें छोटी मोटी टेक्निकल डिटेल्स देखकर उनको आगे का प्रमाण पत्र जारी कर देते थे। यही संज्ञान सरकार द्वारा लिया गया और ये आगे सोचा गया कि कहीं ना कहीं आगे जब हमें अल्टरनेटिव मेजर्स मिल जाएंगे और अल्टरनेटिव फ्यूल्स के जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे हम बढ़ जाएंगे, तो हमें एक फेज आउट तरीके से इन वाहनों को कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ेगा सर। तो एक फैसला लिया गया कि एक ऐसी टाइमलाइन हम घोषित कर लें कि जहाँ से जिसके बाद वो गाड़ी का मालिक उस गाड़ी से अपनी कम से कम ज़रूरतें पूरी कर सके और अपनी उस वैल्यू को निकाल सके और उसके बाद उसको फेज आउट कर दिया जाए। तो मैं इस कदम को सकारात्मक मानता हूँ सर। ठीक है, तो क्या इस प्रावधान को हर राज्य में आवश्यक तौर पर लागू किया गया है कि राज्य सरकारों के अपने विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है? माफ़ कीजिए सर, मुझे इस संबंध में अभी जानकारी नहीं है। क्या उत्तराखंड में ये लागू हो गया है? नहीं सर, उत्तराखंड में अभी ये लागू नहीं हुआ है सर। इसको फेज वाइज हम लागू कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में ये विचाराधीन है सर। इसका मतलब कि राज्य सरकारों के विवेक पे छोड़ा गया है। जी सर। तभी तो नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये बताएं कि उत्तराखंड के कुछ सीमाएं नेपाल से लगती हैं, कुछ जिलों की सीमाएं, और नेपाल के साथ कुछ विवाद भी बीच बीच में उठता रहता है। क्या संबंध है उत्तराखंड का नेपाल से, इसका इतिहास क्या है?
सर उत्तराखंड में जब 1815 में जब 1815 में नेपाल के साथ सगोली की संधि हुई थी तत्कालीन ब्रिटिश भारत। उसके भी पहले से शुरू करिए। गोरखा आक्रमण, गोरखा शासन। उत्तराखंड में सर जब गोरखाओं ने अपना शासन शुरू किया कब? 1790-91 से कुमाऊं में पहले करके और फिर गढ़वाल में जब आक्रमण शुरू किया तो सर इन्हीं दरों से और इन्हीं रास्तों से होकर वो उत्तराखंड की तरफ आए थे। उसके बाद 1815 में जब सगोली की संधि हुई तो काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा मान लिया गया। लेकिन सर एक चूक वहाँ पे ये हो गई कि इस काली नदी का स्रोत क्या होगा वह कोई भौगोलिक मैप पे डिसाइड नहीं किया गया और यही बाद में एक बोन ऑफ कंटेंशन बना कि क्या उसका स्रोत लिपुलेख है या फिर जो अन्य दर्रे हैं काला पानी या लिपुलेख, और इनको माना गया या ना माना जाए। भारत इनको अपना अभिन्न अंग मानता है जबकि नेपाल ने अपने मानचित्र में कई बार इसको नेपाल का अंग माना है और अभी नेपाल द्वारा प्रस्तावित अपने 100 रुपये के नोट में इनको नेपाल के मैप में शामिल करना माना गया है। तो सर ये इतिहास मैं देखता हूँ सर इस संबंध में। चलिए ठीक है अभिलाष। अभिलाष, आप रुद्रप्रयाग से आते हैं। जी सर। उत्तराखंड में कुल कितने प्रयाग हैं? सर उत्तराखंड में पौराणिक रूप से 5 प्रयागों का वर्णन ठीक आता है, एक ऑर्डर में उनका नाम बता पाएंगे? जी सर। सर मैं उत्तर से दक्षिण इन प्रयागों को बताता बताइए। हूँ। सर सर्वप्रथम सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग है, उसके बाद नंद प्रयाग है, ठीक फिर है, कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है और सर फिर देव प्रयाग है। ठीक है। इन 5 प्रयागों में से सबसे ज्यादा महत्व देव प्रयाग का माना जाता है, ऐसा क्यों है? सर हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है हिंदू मान्यताओं में, और ऐसा माना जाता है सर कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर आगे गंगा कहलाती है। इसी कारण सर इसको अंतिम प्रयाग के रूप में भी, और गंगा इसके आगे बनती है तो इसी रूप से इसको। तो सही मायने में गंगा नदी का स्रोत हम देव प्रयाग को मानेंगे या गंगोत्री को मानेंगे? क्योंकि वहां से तो भागीरथी नदी निकलती है, गंगा तो देव प्रयाग में आके बनती है, और पॉपुलर जो मान्यता है वो ये है कि हम गंगा के स्रोत के रूप में गौमुख यानी गंगोत्री को मानते हैं। आपकी क्या राय है? सर मेरा मानना है सर ये एक दृष्टिकोण है सर देखने का हर किसी का। गंगोत्री एक सिंबॉलिक रूप से एक मंदिर है और वो अपने आप में आस्था का केंद्र भी है कि कई लोग क्योंकि सर ये माना गया है कि कहीं ना कहीं किसी नदी का जो उद्गम होता है वो उस नदी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसीलिए गंगा, क्योंकि भगीरथ का पौराणिक इसमें उल्लेख मिलता है कि भगीरथ के प्रयासों से गंगा धरती पर उतरी थी और गंगा कई अब शिव जी की जटाओं के बाद अपने कई धाराओं में विभक्त हो गई थी। तो मैं सर मानता हूं कि गंगोत्री का ज़्यादा महत्व है। अभिलाष, आप एक लंबे समय से ARTO के पद पर कार्यरत हैं। ARTO के रूप में आपकी क्या भूमिका रहती है? सर ARTO के रूप में हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से गवर्न होते हैं। यह हमें मुख्य रूप से मोटे मोटे रूप में दो भूमिकाएं देता है। पहली भूमिका है ARTO एडमिन के रूप में हमारी रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो मोटर व्हीकल्स के हम रजिस्टरिंग अथॉरिटी होते हैं, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की, उसके ऑथराइजेशन की भूमिका देता है। ठीक है। हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंसेज इशू करने के संबंध में नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है, स्पेशली लर्नर्स लाइसेंस को लेकर। जानकारी है क्या चेंजेस किए गए हैं? बताइए। सर इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यह परिवर्तन किया कि अब लर्निंग लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस में किसी को आने की आवश्यकता नहीं होगी। लर्नर लाइसेंस का जो टेस्ट है आप घर बैठे दे सकते हैं, और यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की भी बात की जा रही है। जैसे पॉपुलर कुछ ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वो अपने लेवल पे ड्राइविंग स्किल्स सिखा भी सकते हैं और वो एक अथॉरिटी के रूप में माने भी जाएंगे सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। क्या आपको लगता है ये कदम ठीक है या ये जिम्मेदारी सरकार को अपने पास ही रखनी चाहिए थी? सर मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से ये कह सकता हूँ कि ये कदम एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये एक ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है और सरकार और जनता के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। और यह माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा दक्ष भी होता है सर, और सरकार ने ये काम किया कि सर कुछ जो कोर भूमिकाएं हैं वो RTO ऑफिस में देकर जो ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की भूमिका है जो वो प्राइवेट सेक्टर को दी गई है, जो दक्ष रूप से उसका टेस्ट लेते हैं। जैसे सर देहरादून में विश्व का सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो ITDR झाझरा में है, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है, और ये एक अत्याधुनिक टेक्निक है सर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक है। तो मैं इसको एक अच्छा कदम मानता हूँ सर। ठीक है। अभिलाष, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार कई कदम उठा रही है, बट उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ट्रैफिक कंजेशन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है।
पॉपुलर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन इस हद तक हो जा रहा है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? ये भी ध्यान रखना है कि टूरिज़्म एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है उत्तराखंड की इकोनॉमी में, तो कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच ले सकते हैं हम? सर मेरा मानना है कि सर्वप्रथम हमें जो ये टूरिस्ट पॉकेट्स है, सबसे पहले हमेशा इसका एक थोड़ा स्टडी करनी होगी कि उस जगह की कैपेसिटी अपने आप में कितनी है, वो वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं और अन्य रिसोर्सेज कितने हैं। अगर ये स्टडी हो जाती है सर, तो हमें वहाँ पे वाहनों को उसी हिसाब से अलाउ करना होगा। और जाम का कहीं न कहीं सर सबसे बड़ा कारण प्राइवेट व्हीकल्स का अनियंत्रित रूप से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसकी बचाव के लिए हम शटल सेवा शुरू कर सकते हैं कुछ ऐसे पॉकेट्स में, जहाँ पॉकेट्स में काफ़ी कंजेशन है और वाहन का अत्यधिक जाम लगता है। तो हम पार्किंग स्पेस को बढ़ाकर एक कॉमन पार्किंग करके हम शटल सेवा शुरू कर सकते हैं। और सर ये अभी किया भी किया है, कैंची धाम में बहुत ज़्यादा जाम लगता था सर, तो कैंची धाम में शटल सेवा शुरू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम हमने देखे हैं। ठीक है और अभिलाष, सोनप्रयाग से ठीक है, शुक्रिया सर। अभिलाष, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है उसमें एक रोड्स अच्छी होने का बड़ा रोल रहा है। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स का डेवलपमेंट बहुत किया गया है और अब तो इंटीरियर तक रोड्स बना दी गई हैं काफ़ी तक। तो लोग अपने व्हीकल्स खुद लेकर जाते हैं, यानी जो प्लेन्स में गाड़ी चलाते हैं वो अपने व्हीकल्स लेके जाते हैं। और कहीं ना कहीं जाम में एक बड़ा जो योगदान है उनका भी है, क्योंकि वो प्लेन्स की तरह ही गाड़ी वो पहाड़ी क्षेत्रों में चलाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि भारत में ये नियम बनाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग लाइसेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा और जो मैदानी क्षेत्र हैं उसके लिए अलग? इस पर आपकी क्या राय है? सर मेरी राय ये है, अभी जो हालिया प्रावधान है उत्तराखंड में, क्योंकि सर ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं सर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने के लिए सभी ड्राइवर्स का एक टेस्ट होता है सर। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस में, उस शख्स के ड्राइविंग लाइसेंस में हिल एंडोर्स हो जाता है। लेकिन सर ये अभी जो ये टेस्ट है सर, ये वो उतना अच्छा या उतना कारगर टेस्ट नहीं है जिसमें हम उस व्यक्ति की पहाड़ पे चलाने की, वाहन चलाने की योग्यता को परख सके। इसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होना चाहिए जो पहाड़ के उन घुमावदार मोड़ और उन सभी तरीकों से उसका टेस्ट करे, और अगर वो उस टेस्ट में पास होता है तभी उसको वहाँ पहाड़ पे वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए। अच्छा, एक सामान्य समस्या ये देखी जा रही है, मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र के मुद्दे को छोड़ भी दें, कि भारत के अंदर ट्रैफिक नियमों को लेकर चेतना बहुत कम दिखाई देती है। लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने को सामान्य मानते हैं और आप इसको किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं या पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं या किसी अन्य राज्य में चले जाएं, एक सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है। क्या ऐसे प्रयास किए जाएं कि ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों की सजगता बढ़े और लोग ट्रैफिक नियमों का स्वतः पालन करें? क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं? सर इस संबंध में मुख्यतः मैं 3 क्षेत्रों में अपने सुझाव देना चाहूँगा मोटा मोटा। सर पहला तो ये हमने सबसे पहले सर जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, और जागरूकता के लिए हम सर जो आजकल साधन है सोशल मीडिया, सर जो दिखता है वो बिकता है एक तरीके से, और हमें कुछ रोल मॉडल्स को, जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ रोल मॉडल्स को ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जिन्हें आज के युवा पीढ़ी और अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो देखते हैं और सुनते हैं, उनका प्रभाव सर इस पर पड़ेगा। दूसरा सर हमें इनके नकारात्मक परिणाम के संबंध में भी डिपार्टमेंट को भी और राज्य एजेंसियों को भी, जो रोड सप्ताह है, जो रोड सेफ्टी माह है या सप्ताह है, उसको सजग रूप से लागू करना पड़ेगा, उसमें एक प्रोएक्टिव भूमिका निभानी पड़ेगी सर। तीसरा सर मैं फिर देखता हूँ कि सर अगर आप कहीं इसका वायलेशन होता है तो पेनल्टीज को, इन्फोर्समेंट को, उसको हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर इसका वायलेशन होता है तो पेनल्टी भी एक डिटरेंस फैक्टर क्रिएट करती है सर। आपको लगता नहीं कि बचपन से ही अगर बच्चों को इस बात के प्रति जागरूक किया जाए कि सड़क पर चलने के नियमों का पालन वो स्कूल शिक्षा के साथ साथ इसके संदर्भ में भी पूरी जागरूकता दी जाए, तो शायद वो एक ऐसे नागरिक ही बने जो बचपन से ही रोड नियमों का पालन कर रहे हों? तो क्या उस दिशा में प्रयास नहीं किए जाने चाहिए? जी सर। सर मेरा मानना है सर इसमें प्रयास किए जा रहे हैं सर। हम भी व्यक्तिगत रूप से स्कूल की बुक्स में ये आना शुरू हो गया है, लेकिन सर उसका एक पक्ष ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा है। आरटीओ डिपार्टमेंट इस दिशा में क्या प्रयास कर सकता है कि स्कूल में जाकर इस तरह के जागरूकता अभियान चला सके? सर ये प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सर छोटे छोटे छिटपुट रूप में व्यक्तिगत प्रयास किए जा रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं सर कि इसमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस तैयार की जाए, और कहीं ना कहीं सप्ताह में 1 या 2 दिन निश्चित किए जाए जिसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में बच्चों के बीच जाएं, और साथ में सर जैसा मेरा मानना है, मेरा इसमें व्यक्तिगत मानना है कि इसमें कुछ ऐसा हम लोकल इन्फ्लुएंसर्स को भी, जैसा अगर उत्तराखंड की बात करें सर, सौरभ जोशी
एक लोकल इन्फ्लुएंसर हैं जिसके काफ़ी बच्चे सुनते हैं, अगर हम उनको लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो बच्चे अगर अपने हम उम्र उनको देख के ज़्यादा समझेंगे, न कि सर एक वरिष्ठ अधिकारी को देख के। इसमें मेरा मानना है सर। चलिए, एक अंतिम प्रश्न आपसे। इतिहास में आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो 2 शासक ऐसे हैं जिनके नाम के साथ महान लगाते हैं, अशोक महान और अकबर महान। ऐसा क्योंकि सिर्फ 2 ही शासक महानता की श्रेणी में आते हैं, बाकी नहीं? इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है कि इनको महान कहा जाए? सर पहला तो मेरा मानना है सर, ये हिस्ट्री को देखने का कहीं ना कहीं सर एक ट्रेडिशनल तरीका था। आज की हिस्ट्री में कई बदलाव भी हो रहे हैं और इस संबंध में कई रिसर्च भी, कई थ्योरी भी सामने आ रही है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है सर इनको महान कहने का, तो सर ये दोनों शासक ना सिर्फ अपने राजनीतिक रूप में, वरन सर इनका सामाजिक एक सामाजिक इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा था। अगर मैं अशोक की बात करूं सर, तो उन्होंने अपने पूर्णतः ट्रेडिशनल रूप को त्याग कर एक धम्मा पॉलिसी अपनाई, और धम्मा अपने आप में सर एक उस समय के नैतिक आचरण का एक कोड था। यदि हम अकबर की बात करें सर, तो अकबर ने जनता के लिए जो कार्य किए और सुलह कुल की नीति उस समय के तत्कालीन फ्यूडल समाज में अपनाना और दीन इलाही को अपनाना, और इस प्रकार से मैं देखता हूँ सर जो उस समय के ये तत्कालीन रेवोल्यूशनरी कदम थे जो अन्य शासकों से अलग थे। इस तरीके से हिस्टोरियंस ने सर इसको देखते हुए इन्हें महान की संज्ञा दी होगी सर। अभिलाष, अब केंद्र में जो चुनाव के कल परिणाम आए, केंद्र में लगता है कि एक कमज़ोर सरकार बन पाएगी, पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं रहेगी। इसका शासन की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सर मेरा मानना है कि यदि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एक कोलिशन की गवर्नमेंट आगे दिखाई देती है। और कोलिशन की गवर्नमेंट में सर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके डिफरेंट हित होते हैं। तो हितों का अगर टकराव होता तो सर एक पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या बनती हुई दिख सकती है, जो पहले भी देखी गई है। तो सर मैं एक इस रूप में इसको ड्रॉबैक देखता हूँ। सकारात्मक भी हो सकता है सर, क्योंकि अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो वो भारत के डिफरेंट स्थानों का, अलग अलग राज्यों का हित चाहेंगे, और इससे एक समावेशी योजना भी आगे बनती हुई दिख सकती है। यह सब कुछ निर्भर करता है सर कि ये कोलिशन गवर्नमेंट आपस में कितने सामंजस्य से काम करते हैं, और अगर ये देश के हित को लेते हुए और समावेशी हित को लेते हुए आगे कार्य करेंगे तो मुझे लगता है सर कोई भी अगर आगे प्रणाली हो, यदि वो पूर्ण बहुमत की प्रणाली हो या कोलिशन की प्रणाली हो, वो एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ती है, हम देख सकते हैं। ऐसी बात उठ रही है कि आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार की जेडीयू आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग रख सकते हैं। सरकार को शायद बाध्य होकर शासन की स्थिरता के लिए ऐसा मानना भी पड़े। क्या आपको लगता है कि विशेष दर्जा देना आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के लिए और बिहार जैसे राज्य के लिए ये उचित होगा? सर विशेष दर्जा के संबंध में सर मेरा मानना ये है कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा उस राज्य की एक्चुअल स्थिति देखकर ही देना चाहिए। जैसे कुछ पर्वतीय राज्यों को अगर विशेष दर्जा दिया गया है तो वो सर उनकी विशेष भौगोलिक स्थिति और उनके कुछ नए राज्य बने हैं जिनके पास अपने संसाधन नहीं है, यह देखते हुए दिया गया है। इन दोनों ही रूपों में सर मैं आंध्र प्रदेश और बिहार को कहीं नहीं देखता हूँ। अगर बिहार किसी कारण से पिछड़ा है तो सर उसके अन्य कारण हैं, उन कारणों पर काम किया जा सकता है। लेकिन अगर सर हम इसको एक राजनीति का अंग बना देंगे और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का अंग बना देंगे कि हम पिछड़े वर्ग का दर्जा देना, तो सर ये एक नेवर एंडिंग रेस बन जाएगी जिसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, क्या क्या लाभ मिलते हैं इससे उत्तराखंड को? सर इसका सर्वप्रथम लाभ ये है कि जो भी केंद्रीय योजनाएं होती हैं उसमें जो वित्त पोषण होता है वो केंद्र का 90% होता है और राज्य का 10% होता है। दूसरा लाभ इसमें यह है कि कई ऐसे जो विशेष ग्रांट दिए जाते हैं जो सिर्फ इन्हीं राज्यों को दिए जाते हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त। और कोई लाभ? क्या उनका फंड एलोकेशन नॉन लैप्सेबल होता है? माफ कीजिए सर, मैं कोई बात नहीं। ठीक है अभिलाष, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। मैगमीन सर, आइए बैठिए। थैंक यू सर। तो अब आप खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कमजोरी रह रही है, कि दिख रही है, क्या कर सकते हैं, कहाँ दिख रही है? पर सर पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। मैं देखो कि आपने अपना खुद कमजोरी भांपा कि नहीं। लेकिन चूंकि आप 5 साल से आरटीओ हैं तो ज़्यादा गुंजाइश है कि आपसे यही जानने की कोशिश की जाएगी कि इन 5 वर्षों में आपने कैसा अनुभव हासिल किया। क्या वो अनुभव व्यवहार परक, यथार्थ परक है? क्या आपने जो व्यवहारिक परेशानियां होती हैं आम लोगों को जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं या जो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं,
या क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक में करें? क्योंकि आपको पता है कि पॉलिसी मेकिंग जो भी ऊपर की तरफ होती है वो ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी को लागू कर रहे होते हैं कानून या नीति या कार्यक्रम, उनके फीडबैक के आधार पर होती है। तो आप क्या एक रचनात्मक फीडबैक दे पाएंगे, दे पा रहे हैं ऊपर अपने नोट्स वगैरह में? ये सब वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर तो यही रहेगा। वाहनों की संख्या उत्तराखंड में, बाहरी वाहनों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश ने एक ग्रीन टैक्स लगाया था, जी सर, उत्तराखंड में लगा है कि नहीं? ग्रीन सेस है सर। हाँ, तो वो कितना है और क्या वो प्रभावी है? ग्रीन फंड कितना इकट्ठा हो रहा है प्रतिवर्ष, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है? ठीक है। फिर यही कंसर्न यही है कि जैसे प्रश्न भी पूछा गया कि वाहन आते हैं तो उसके साथ रोजगार भी आता है, आय भी आती है। लोकल स्तर पर राज्य की सीमाओं में पेट्रोल और ईंधन का विक्रय बढ़ता है तो उससे भी सेल टैक्स की वसूली बढ़ती है। नाना प्रकार के लाभ हैं पर्यटकों के अंदर आने से, लेकिन संसाधनों पर दबाव भी पड़ता है, प्रदूषण फैल रहा है। पहाड़ों का जो सौंदर्य था पहले, वो अब सौंदर्य धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। तो धारणीय पर्यटन का मसला है, उसमें परिवहन विभाग क्या भूमिका निभा सकता है, उस एंगल से भी वो सोच सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बहुत रेडिकल रिफॉर्म किए गए हैं, पेनल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन कई शहरों का अनुभव ये बता रहा है कि आजकल जो ऑनलाइन चालान किया जा रहा है वो इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है। जी सर, ये हमारे यहाँ बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, रनिंग इनटू करोर्स। तो ये ऐसा करने से कैसे होकर चलेगा? ये तो पेंडिंग केसेस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कैसे हम इसको इन्फोर्स करेंगे? और चालान करना भी ज़रूरी है ताकि लोगों की परिवहन की आदतों में सुधार हो। ये देखा जा रहा है कि आजकल दोपहिया वाहन वाले चालक हेलमेट नहीं पहनने की आदत बढ़ाते जा रहे हैं, खासतौर पे जो किशोरावस्था या नवयुवावस्था वाले लोग हैं। जी सर, उनके इस बिहेवियरल पैटर्न को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी सर, और बाकी जो अन्य यात्री हैं, सड़क के जो यूज़र हैं, उनके लिए भी बड़ा ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है। वो रैश ड्राइविंग के केसेस बढ़ रहे हैं। इस तरह के सोशल बिहेवियर पैटर्न से जुड़े हुए सवाल भी आ सकते हैं। तो एक तो आपके ही कोर एरिया से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन सीमित समय में हम जो थोड़े बहुत सवाल पूछ सकते थे उसमें आपने कहा, बताया। थोड़ा बहुत ये लगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा और रहना हो चाहिए था आपको, जैसे कि क्या मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान स्वतः राज्य में लागू होते हैं? आपने पहले कह दिया कि मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली सर। जबकि आप खुद ही 5 साल से उसको लागू कर रहे हैं। जी सर, तो थोड़ा और अलर्ट रहिएगा। बाकी आपके इतिहास के ज्ञान की समझ जो है, उसमें जो धारणा आपने संतुलित विचार रखे, आपने असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जो प्रशिक्षण लिया सशस्त्र सीमा बल, या अन्य जो भी सवाल थे, तो आपके उत्तर देने की शैली बहुत अच्छी थी, परिपक्वता थी, उसमें ताजगी थी। लग नहीं रहा था कि आप काफ़ी लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं। वो थकान नहीं नज़र आ रही थी, फ्रेशनेस नज़र आ रही थी, वो अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि अब आप एक और ऊंचे ओहदे के लिए अपनी पात्रता अर्जित कर चुके हैं। और तीनों पैनल मेंबर आपके परफॉर्मेंस से काफ़ी संतुष्ट थे। तो उन्होंने कहा कि वाकई की शैली अच्छी है, बैठने की भंगिमा भी आपकी अच्छी है। ड्रेस के सर बारे मैं एक्चुअली सर मैं बताता हूँ सर, मेरी हाँ। चाहे इसका भी बीएड का भी ये लॉजिक है। हम्म, मेरी यात्रा ड्यूटी थी सर केदारनाथ में, और मुझे जस्ट पता चला, मैं यात्रा ड्यूटी से रास्ते में था कि 5 को अंतिम इंटरव्यू हो रहा है। तो मुझे मेरा आवाज़ जाने का भी मौका नहीं मिला सर। मेरे पास जो यही ड्रेस थी मेरे पास एक वहाँ पे, और कोई सूट तो था नहीं सर, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा फॉर्मल नहीं था। सर मैं इमिडिएटली यहाँ आया, इसी को धो के प्रेस करा के। सर दाढ़ी का रीज़न ये है सर, मेरे फादर की डेथ हुई है, ओके, और हमारे यहाँ लोकल मान्यता है सर, जिस पुण्यतिथि में वो डेथ होती है हिंदू नववर्ष के, हिंदू वर्ष के अनुसार, उसके 15 दिन पहले तक हम सर दाढ़ी नहीं कटाते। मैंने इसकी लिखित परमिशन डिपार्टमेंट से भी ली थी, जब तक पिताजी की बरसी नहीं होती है। और मोस्ट प्रॉब्ली सर जब इंटरव्यू है उस समय ये डेट नहीं आ रही है सर, तो उस समय मैं क्लीन शेव रहूँगा 19 तारीख को सर। ओके, ये आज सर ये था, तो इसीलिए सर मैं कटा नहीं चलिए सकता ठीक है, था। तो उसका ध्यान तो सर ये दो रखिएगा। रीजन तो हैं सर। ठीक है, बाकी मैं वहाँ जाऊँगा तो सर मैं प्रॉपर सूट में उसमें बैठने में ये कि थोड़ा सा और पीछे की ओर टिक के बैठेंगे Yes. तो शरीर सीधा दिखे, अच्छा रहेगा। ये जो कड़ा आपने पहना है अंगूठी, उतार दूंगा सर। वो सब उतरवा लेंगे वो।
बाकी ठीक लग रहा है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं आप। अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों से बातचीत की उसमें सबसे ज़्यादा परिपक्व और समझ की गहराई आपके अंदर है। तो मुझे लगता है कोई शंका की बात नहीं है, नंबर बहुत अच्छे आएंगे आपके। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरा प्रीवियस इंटरव्यू का ही मेरे पास जो एक्सपीरियंस, यूपीएससी के इंटरव्यूज़ का तो अलग है सर, बट जो मेरा प्रीवियस इंटरव्यू हुआ था मुझे सर, लगता है कि आप कभी यूपीएससी के लिए पहले आ चुके हैं एक बार, आपका चेहरा देखा हुआ। आप ही के बोर्ड में था सर, हाँ। विकास सर भी बैठे थे। मेरे हिंदी लिटरेचर में 320 थे सर ऑप्शनल में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सर मेरे पीसीएस का जो अनुभव है सर, मुझे समझ नहीं आया सर क्यों उन्होंने मुझे हाईएस्ट मार्क्स दिए उस समय। मतलब मुझे हाईएस्ट मार्क्स थे सर, इसी वजह से मुझे पद भी मिला। लेकिन मैं कम से कम मुझे यहाँ याद है सर, मैं 15 क्वेश्चन में सॉरी सर बोला था उस समय। मैं ट्रेनिंग से जस्ट आ रहा था, तो मुझे उत्तराखंड का फैक्ट काफ़ी भूल गया था सर, बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। तो उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे कि अस्कोट कहाँ है, मुझे वो भी याद नहीं आया, वो मेरे मुंह तक में आ गए थे कि आपको इतना नहीं पता। बट सर मुझे लगता है मैं घबराया नहीं, मैं आत्मविश्वास था कि मेरे पास नौकरी तो है कम से कम। तो हो सकता है सर ये एक रीजन होगा जिसकी वजह से वही कारण। देखिए इंटरव्यू में अच्छे अंक पाने के 2-3 सूत्र वही है कि सबसे पहले कि ईमानदारी से बात करिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो प्रशासनिक सोपान क्रम है, जैसे आप ARTO हैं, आपके नीचे कुछ अधिकारी हैं, अब आपसे वो अगर झूठ बोलेंगे तो सच बोलेंगे, कोई कड़वा सच भी बोलेंगे तो चलिए आप मैनेज कर लेंगे, चलो यार ठीक है ये कलीग है इसके साथ बात मैनेज करनी। लेकिन अगर वो आपको भ्रमित करने वाली बात बोलेगा तो इरिटेशन होगा। तो इंटरव्यू बोर्ड में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी लोग हैं, उनको सब पता रहता है। दूसरी चीज़ है कि जितनी हो शालीनता और विनम्रता से बातचीत करते रहनी चाहिए। तथ्य आना ज़रूरी एकदम नहीं है, क्योंकि वो सब की जांच पीटी मेंस में हो जाती है। उनको पता है कि ये आदमी कल को बैठेगा अपना किताब लेके या मोबाइल लेके, तो ये सब जानकारियाँ 5-7-10 मिनट में इकट्ठी कर लेगा। और आदमी जानकारी कितने सारे लोड लेके, कोई डिक्शनरी तो दिमाग में है नहीं, आदमी भूलता भी रहता है। तो आप बेशक भले ही 10-12 क्वेश्चन लगातार ना आवे, ना बोलें, लेकिन अपने आप को कैरी करना है उसी शालीनता के साथ। मुझे लगता है वही आपके नंबर का मूल कारण है। वही टेम्परामेंट मेंटेन करिए, जैसे आप हैं वैसे ही बातचीत करिए। हाँ, लेकिन नॉलेज वगैरह बढ़ाते रहना चाहिए आदमी को। वो बढ़ाऊंगा ही सर। और सर एक और मुझे जो लगा था मेरे प्रीवियस, मैंने ACF का जो इंटरव्यू दिया था सर, उसमें नहीं हो पाया अंतिम रूप से सिलेक्शन सर। और मुझे एक चीज़ जो इंटरव्यू के बाद रियलाइज हुई थी सर, मैं रखना चाहूँगा क्योंकि आप लोग वरिष्ठ लोग हैं सर, आप मुझे फीडबैक दे पाएंगे। तो सर मुझे सिचुएशन रिएक्शंस काफ़ी पूछे गए थे उसमें, लगभग 4 या 5। तो सर मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं 5 साल नौकरी में रहते हुए और लगातार नौकरी करते हुए जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है वो नौकरी की तरह ही हो गई है। और किसी भी चीज़ को मैं उस तरीके से सोचता हूँ, जबकि कुछ सिचुएशन उन्हें ऐसी थी जहाँ मुझे आम आदमी की तरह उसको देखना चाहिए था। हम नौकरी में हो जाते हैं कि सर जैसे कि मैं आगे दूंगा, मैं आगे उनसे बताऊंगा और परमिशन लूंगा, इस टाइप से। एक सिचुएशन मेरे से पूछी थी कि नीचे नदी के अचानक से पुल टूट गया है और कुछ इस टाइप से था। तो मैंने कहा कि मैं रिसेंटली देखूंगा क्या रिसोर्सेज हैं, आगे बताऊंगा। तो उन्होंने कहा और क्या करोगे आप? तो आम आदमी के रूप में सर मुझे बोलना चाहिए था कि मैं पहले वहाँ खुद जाऊँगा, देखूंगा, जो भी मैं कर सकता था। तो कहीं नहीं सर मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपने माइंड के प्रोग्रामिंग में इस पर भी काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे वहाँ पे एक अधिकारी है, नौकरी पेशा नहीं, एक आम आदमी की तरह उसको आंसर देना है सर। आपका क्या कहना है सर? नहीं, वो जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेंटली थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा अनप्रेजुडिस्ड होना, कोई पूर्व धारणा मन में लेके न जाना, खाली स्लेट बना के अपने दिमाग को रखना, वो ज़्यादा पेइंग होता है, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। जी सर। क्योंकि वो हमेशा वो नया नज़रिया चाहते हैं, वो पका रूटीन आंसर नहीं चाहते। उनको पता है कि चलो ठीक है, ये सब रूटीन आंसर तो किताबों में, ट्रेनिंग सेशन में हम पढ़ाते ही रहते हैं। आप नया क्या दे सकते हैं, फ्रेशनेस कहाँ से ला सकते हैं, वो देखना चाहते हो। सर मेरे जैसे 2 सब्जेक्ट हैं, इतिहास तो है सर और हिंदी साहित्य से, जो मैंने अभी डिपार्टमेंट की परमिशन लेके मेरा इंटरेस्ट था इसमें, तो मैंने आगे परस्यू भी किया है सर। मुझे लगता है सर इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी मैं तैयार करते हुए चलूँ इसको आगे। हाँ, बन सकते हैं। उत्तराखंड से खास तौर पे हिंदी साहित्य में कवि जो लोग हैं उनकी सूची, उनके कुछ पद याद रखिए, 2-4 पंक्तियाँ। अगर कोई उपन्यासकार हुए हैं, बहुत सारे उपन्यासकार लोगों ने जाकर उत्तराखंड में बैठ के लिखे हैं। अज्ञे ने लिखे हैं सर। पंत जी का बहुत फेवरेट लोकेशन था, पंत की बहुत सारी कविताएं वहीं से रची गई से। तो वो सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं। कोसानी गांधी जी के लिए भी बहुत प्रिय स्थल, आश्रम सर उन्होंने। और कुछ सर जो आप? नहीं, बस बढ़िया। आप ऐसे भी जाएंगे तो अच्छे अंक आएंगे आपके। जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।